चलिए आज हम लोग, जैसा कि आपको कल बता दिया गया था ग्रुप में, आज पॉलिटी का वीडियो आएगा, मैथ्स का भी वीडियो आएगा। आप लोग मैथ्स अभी तक कोई भी प्रॉब्लम पूछे नहीं है। जो भी आप लोग का प्रॉब्लम था कल, जो भी टेस्ट हुआ था रिवीजन बेस्ड हुआ था, जो भी पढ़ाया गया था आज तक में, जो भी टेस्ट हुआ था उसी का रिवीजन कल चल रहा था, जिसमें बहुत सारे लोग का रिवीजन में भी बहुत लोग का गलत हुआ है, ये जो कि सही नहीं है। आप लोग पढ़ाई कैसे करते हैं नहीं पता चल रहा है, बट ये ज़रूर आपको केयरफुल होकर के पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम है आपके एग्ज़ाम में। जो चीज़ पढ़ा दिया गया है उसमें इतना गलती होगा तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है। आज हम लोग पॉलिटी उठाएंगे, पॉलिटी से एक चीज़ को, एक टॉपिक को ख़त्म करेंगे, क्योंकि पॉलिटी से एग्ज़ाम में आपको अगर जीके का क्वेश्चन बनता है तो 100 क्वेश्चन जहाँ पे पूछा करते हैं जीके के, वहाँ पे 20 क्वेश्चन बने जाते हैं, मतलब 20% वेटेज रहता है। तो उसी से देखते हैं हम लोग कि पॉलिटी क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ा, क्यों पॉलिटी हमारे लिए खास है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो संविधान की चर्चा करेंगे, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का निर्माण, सबसे पहले संविधान की मांग क्यों हुआ। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले किसने रखा था, तो 1934 में एम.एन. राय ने रखा था। एम.एन. राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। 1935 में कांग्रेस ने रखी थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई है। किसके, वयस्क मताधिकार। बहुत अच्छा, ये सब चीज़ नोट करते जाइएगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नेहरू के जो प्रस्ताव था उसको 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आपको हम क्विज में पूछे थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रालय के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। तो पूछा क्रिप्स प्रस्ताव को किस लीग ने किसने अस्वीकार किया था। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। समझ रहे हैं ना, ये सब डिमांड क्यों हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश में डिमांड क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों इसका ज़रूरत पड़ा, इसकी कहानी है, उसको हम लोग 2 मिनट में पढ़ लेते हैं। अच्छे से समझ जाइएगा आप लोग। PDF आपको सारा पेड बैचेज वाले को मिल जाएगा। जो भी लोग पेड क्लास परचेज किए हुए हैं उनको PDF, क्लास नोट्स, डाउट सेशन जो भी हो रहा है सब उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग अगर नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। अगर BPSC परमानेंट टीचर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। उसमें क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। डेली क्लास होगा मंडे टू फ्राइडे, और डेली क्विज होता है 8 से 9 बजे तक रात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा का गठन। संविधान बनाने के लिए सभा का निर्माण किया जाएगा, तो सभा निर्माण होगा तो उसका गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है ना। इस योजना की विशेषता क्या थी, तो पहली विशेषता ये थी कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 379 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश सरकार और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। 1 मिनट, इसको पहले फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। हाँ,
नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांत और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था। हर प्रांत और देसी रियासत क्या होता है? जो छोटे छोटे राज्यों के मामले में जो राज्यों के समूह होते थे उन्हीं को देसी रियासत कहा जाता था। देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित किए जानी थी, उस टाइम की बात है। तीसरा क्या था? प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। सीट का बंटवारा कैसे होगा? आबादी के अनुसार होगा, जनसंख्या के अनुसार होगा। मुस्लिम, सिख व सामान्य में क्या किया जाता था? तो मुस्लिम और सिख को छोड़ करके जो भी आ जाए, हिंदू वगैरह जो भी थे वो सब आ जाते थे सामान्य में। चलिए, ये था आपके संविधान से रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि इसकी मांग का क्या जरूरत पड़ा, संविधान का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ, इस तरीक़ा से हम लोग देख लिए। तो संविधान सभा में कुछ समितियां बनी थी जो इम्पोर्टेंट थी, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही यूजफुल होती है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ समितियां हैं, उनके अध्यक्ष हैं, वो कहाँ, उनके कौन कौन अध्यक्ष थे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वही देख लीजिए। तो सबसे पहला आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा बना था तो उस समय जो समिति बनी थी उस कुछ समितियों के अध्यक्ष चुने गए थे सभा के द्वारा। तो समिति से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, और जहाँ जहाँ से बन रहे हैं वहाँ टिक आउट करते जा रहे हैं, उसको आप क्वेश्चन नोटबुक पे लिखते जाइएगा ताकि आपको क्वेश्चन खुद से एक फॉर्मेट, क्वेश्चन का फॉर्मेट बना हुआ मिल जाए एग्जाम से पहले। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान सरदार पटेल, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान, ये दोनों के क्या थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल द्वारा नियुक्त किए गए थे। इस समिति के अंतर्गत कुछ 5 उप समितियाँ थी, जिसमें मौलिक अधिकार था उप समिति, जिनके अध्यक्ष JB कृपलानी को बनाया गया था। एक क्वेश्चन भी आता है, पूछता है मौलिक अधिकार वाला, बाकी आप लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और संचालन समिति और प्रारूप समिति, ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सॉरी ये नहीं और प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अब आते हैं छोटी छोटी समितियाँ कुछ थी, ये आप देख सकते हैं, जिसमें कौन कौन इनके संचालक थे, कौन इनके अध्यक्ष थे। एक है राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष JB मालवंकर थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र ध्वज वाला इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे बिहार के जीरादेई नामक, सिवान में एक गांव का नाम है जीरादेई, वहीं के रहने वाले थे। और यही चल करके संविधान सभा द्वारा इनको क्या चुना गया था? भारत के प्रथम नागरिक जिसको बोला जाता है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रारूप समिति क्या थी। तो प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति है जिसे नए संविधान को प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें 7 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। हाँ, इनके सदस्यों की संख्या याद रखिएगा, कब हुआ ये याद रखिएगा, ठीक है ना, तो आपको याद हो जाएगा। जिसमें BR अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे, N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव के पहले BL मित्तर थे, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके जगह पे N माधव राय आते हैं। और मृत्यु में स्वास्थ्य कारणों के साथ वो त्याग पत्र देते थे, बाद में उनका मृत्यु भी हो जाता है।
लेकिन त्याग पत्र देते समय उनका मृत्यु नहीं हुआ था। और नेक्स्ट है टीटी कृष्णामाचारी, जो डीपी खेतान के जगह पे आए थे। डीपी खेतान पहले थे 7वें नंबर पे, लेकिन उनका जो मृत्यु हो जाने के बाद टीटी कृष्णामाचारी को जगह मिल जाता है। यही 7 लोग प्रारूप समिति के सदस्य रहा करते थे, जिनमें अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। प्रारूप मतलब ड्राफ्ट, वही हो गया। मतलब कैसे प्रारूप मतलब क्या हुआ? ढांचा, निर्माण, समझ रहे हैं? प्रारूप, व्हाट इज प्रारूप? तो ढांचा जो हुआ, कैसे उसको बनाया जाए, ये सब का। इसलिए इनको तो BR अम्बेडकर को बोला जाता है कि संविधान का निर्माता, क्योंकि ये प्रारूप बनाने वाले के अध्यक्ष थे। जो प्रारूप समिति थी, जो संविधान सभा जो संविधान बना रही थी, उसी के अध्यक्ष थे। इसलिए BR अम्बेडकर को, भीमराव अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। समझ रहे होंगे आप लोग हमारी बातों को। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। जो प्रारूप तैयार किया गया था उसको संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतें, आलोचना, समय, ये सब देख लीजिएगा। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई थी। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन आम चर्चा हुई। संविधान का दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ, जिसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यह अवधि में कम से कम 76-53 संशोधन प्रस्ताव आए, जिसमें से वास्तव में 24-73 पर ही सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया। हाँ, तो बताया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान बनकर के तैयार किस दिन हुआ था, तो ये डेट आप याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। बट 26 जनवरी को लागू इसलिए हुआ क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे 1931 में 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कर दिए थे, लेकिन उस दिन घोषणा स्वतंत्र नहीं भारत हो सका था। उसी डेट को यादगार बनाए रखने के लिए 26 नवंबर को न लागू करके 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था। इस चीज़ का मैटर आप समझ गए होंगे। सभा में कुल 299 सदस्यों में इस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर डीप में जाता है क्वेश्चन, BPSC के द्वारा पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कितने में से कितने प्रेजेंट हुए थे। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया था। जैसे आप पढ़िएगा प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, ये सब हम 7th क्लास में याद कर लेते। पता नहीं आप लोग को संविधान की प्रस्तावना याद है कि नहीं है। तो उसमें आपको ये डेट मिलेगा 26 नवंबर 1949। मार्क्स नीचे दिया भी होगा, शायद हम लेने की कोशिश किए होंगे, नहीं लिए हैं क्या। प्रस्तावना आपको प्रस्तावना भारतीय संविधान की उद्देशिका देखिए आ गया। देखिए इसी चीज़ का बात कर रहे थे कि प्रस्तावना में जो डेट है 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया जाता है, आत्मर्पित करते हैं। यही वाला चीज़ को आपको जिक्र किया गया, ठीक है ना। इसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया एवं स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। मतलब इसको कहा जाए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियाँ थी, तो 8। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395। वर्तमान समय में पूछ लिया जाएगा तो ये क्वेश्चन बदल जाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हो गए हैं और 400
495 के आसपास ये क्या हो गया है, हमारा अनुच्छेद हो गया है। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। नए विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सभा में संविधान को प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्क संगत व प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है, क्योंकि एक वकील भी थे। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, तो नए विधि मंत्री, यहाँ से पूछा जाता है कि नए विधि मंत्री कौन बने थे सबसे पहले, तो B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन देखते जाइए, क्वेश्चन और कहीं से नहीं पूछते हैं, जो हमारे बीच से आंख से गुजरे हुए चैप्टर रहते हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए हम आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग कर रहे हैं, और ये चीज़ वही चीज़ हम सेलेक्टेड लिए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन उठा करके आता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा अच्छे से PDF डाल दिया जाएगा, उसको रीड कर लीजिएगा एक बार। बाद में हम आपको नोट्स भी देखिए बना करके, हम अपना शॉर्ट नोट्स है वो सब हम रखे हुए हैं आपके लिए, सब आपको मिलेगा। लेकिन फर्स्ट पहले आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, तब आपको नोट्स पे ज़्यादा समझ में आने की संभावना रहेगी। तो इसलिए हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास था कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ कहलाती है। उन्हीं लोग से हम लोग सीख करके अपना कानून बनाए थे। उन लोग को देख करके कि वो लोग हम लोग पे ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे हम लोग को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा भी किए कि अगर ऐसा लाएंगे कानून तो हम लोग को नुकसान होगा, इसको हटा देंगे तो हम लोग को जनता को फायदा पहुंचेगा। इसी वही कह रहा है कि भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी थी, उन्हीं का एक्ट जो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक सर्वाधिक महत्व है, आप ये सब देख लीजिएगा। इसके विशेषता क्या है संविधान लाने की। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। एक क्वेश्चन कई बार आया है कि 1773 एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। पहले क्या थे, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया, और पहले गवर्नर जनरल कौन हुए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन आप भी आई है, पहले गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन से एक्ट के द्वारा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयुक्त संयुक्त रूप से करते थे। ये भी विशेषता में है। तीसरा विशेषता देख लीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई सुप्रीम कोर्ट की 1774 में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कब हुआ था, तो 1774 में। कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में। और उस समय प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजाह इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश को ज़्यादा याद नहीं करना है, यही आपका विशेषता में से आ गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो बहुत सारे एक्ट आए थे उसमें से 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अगला 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम हुआ करता था। दोहरी प्रशासन की शुभारंभ कब से हुई थी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। ये सब क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाते हैं, इसलिए हम करवा रहे हैं। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि का भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था थी, कि जो भी कर्मचारी होंगे बोर्ड के, उनकी वेतन कहाँ से मिलेगा, जो भारत के राजस्व वसूलाता था अंग्रेजों के द्वारा, उसी में से दिया जाएगा। नेक्स्ट 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता, कंपनी के अधिकार पद को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया।
किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है ना, ये वाला मैं थोड़ा सा कुछ सीमाओं के अधीन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है जो हम आपको बताते जा रहे हैं वीवीआई, वो आप नोटबुक पर लिखते जाइएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन बनते जाएंगे। धीरे धीरे आप डेली क्लास को नोट डाउन करते जाइएगा अपने कॉपी पे, तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम से पहले आप एक अच्छी तैयारी, अच्छे लेवल में आप पहुंच गए हैं। उसको आप डेली एक बार रिवीजन कर लीजिए नोट करके। बाकी जो पेड क्लास में है उनको पीडीएफ मिल जा रहा है, क्वेश्चन को बनाते चलिए आप लोग, जो भी क्वेश्चन हम टिक आउट करते जाते हैं। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम में क्या था कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट 1833 ईस्वी का चार्टर नियम में कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, और मुंबई तथा मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। ठीक है ना, तो सबसे एक इम्पोर्टेंट यही है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहने लगा। 1843 ईस्वी में इसका उन्मूलन कर दिया गया। 7 ये सब नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति व्यवस्था की। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। कब हुए थे? तो 1946 में। लेकिन यह है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में प्रथम विधि आयोग, अंग्रेजों के टाइम से ही चलते आ रहा था वही कानून, वो बोला तो गया, शुरू में ही बताया गया कि जितने भी अंग्रेजों के द्वारा एक्ट लाए जाते थे उसी एक्ट से सीख करके भारतीय लोग अपना संविधान निर्माण कर लिए। ये तो शुरू में हम आपको पढ़े थे, तो इसी चीज़ पे है बात करना है। 1853 का चार्टर नियम क्या था? तो इसमें कोई खास वैसा नहीं है। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है, क्योंकि 1857 में क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह हुआ था। इस अधिनियम की विशेषता है कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। इसका यही है इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था। मुगल सम्राट के पद किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, क्योंकि उसी समय में 1857 के समय ही सबसे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को यहाँ कैद करके उनको रंगून भेज दिया गया था 14 लाख या 16 लाख की पेंशन दे करके। तो इसलिए सबसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे अंतिम, मतलब सबसे अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो कौन थे? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट चलिए आप लोग के लिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये जो था क्वेश्चन 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल जो 1857 में आया था, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए थे। एक क्वेश्चन यहाँ से और एक क्वेश्चन आपको हम ऊपर दिए 1858 चार्टर नियम से, यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको क्वेश्चन पूछना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल यही थे और उसी समय पद का नामाकरण हुआ, तो ये दोनों पोस्ट इन्हीं को मिल गया, क्योंकि उस समय के समकालीन यही थे। समझ रहे होंगे जैसा कि आपको हमको उम्मीद है। भारतीय संविधान सभा, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुई थी। एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर इसके मिशन के सदस्य थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। किस पार्टी ने? तो स्वराज पार्टी ने। कब? तो 1924 में। किसका? तो संविधान सभा का विचार। समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम लोग इसमें से देखते हैं। ये तो 292 वाला तो हम करवा ही दिए आपको।
अब इसमें से कब प्रथम बैठक हुआ था, कब द्वितीय बैठक हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिनमें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए एवं 15 अन्य को मिला। कब हुआ था, कितने सीट पर हुआ था? 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ? तो 296 सदस्यों के लिए। कांग्रेस कितना जीता? तो 208। मुस्लिम लीग कितना जीता? 73 और 15 अन्य लोग जीत गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई। ये डेट इंपॉर्टेंट है, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली के स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ था। काउंसिल चैम्बर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। एक क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा का मांग प्रारंभ किया। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है ना, ये सब हो गया। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, मुस्लिम, सिख एवं साधारण। साधारण में क्या थे? तो मुस्लिम और सिख को छोड़ करके, जैसा कि हम ऊपर बताए थे आपको। अब ये जो समिति था जो ऊपर हम लोग पढ़ाए थे, वही चीज़ यहाँ भी है, इसमें से आप लोग देख लीजिएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की महिला सदस्य में कौन कौन थे। अम्मू स्वामीनाथन थी, एनी मैकरिन थी, बेगम एजाज रसूल, दक्षिणी बेलियानु, सरोजनी नायडू भी थी, राजकुमारी अमृत कौर पंजाब से थी, सुचिता कृपलानी जो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री हुई वो भी थी, और विजया लक्ष्मी पंडित ये भी थी। ये चारों का नाम आप याद नीचे से कर लीजिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। थोड़ा सा इन पे संविधान सभा की बात कर लेते हैं कि 296 प्रतिनिधियों का विभाजन के आधार पर 213 सामान्य को, 79 मुस्लिम को तथा 4 सिख को, यही से ब्रिटिश प्रांत का ये हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी, जो कि यहाँ पे भी आपको हम पढ़ करके सुनाए। टोटल कितने थे? 15 थे। क्वेश्चन पूछा करता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की टोटल कितना थी संख्या? तो 15 संख्या थी। और जनजाति, अनुसूचित जनजाति की कितना संख्या थी? तो 33 थी। ये सब डीप वाले क्वेश्चन है, बीपीएससी का ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। जब ये मेंस में बीपीएससी का मेंस होता है उस समय ये सब जिक्र किया जाता है जिन स्टूडेंट के द्वारा, तो उनसे उस तरीक़ा से उनका लिखावट आकर्षक बन जाता है और उनको अच्छा नंबर मिलता है। लेकिन हम लोग परमानेंट टीचर की बहाली कर रहे हैं तो एक ही एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस चीज़ को जो ऊपर से क्वेश्चन हम टिक आउट करवाते जा रहे हैं उसको आप देखते जाइए, नोट करते जाइए हर वीडियो से, और आपको पता चलेगा लास्ट में कि आप एक अच्छे कंपाइलेशन क्वेश्चन का कर चुके हैं, जिसका रिवीजन करके आप एग्ज़ाम को अच्छे से फोड़ करके आ जाइएगा। एकदम फोड़ देना है एग्ज़ाम को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं? सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। ये वीडियो परमानेंट टीचर का जो बहाली बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला है, जुलाई के लास्ट तक आपको एग्ज़ाम हो जाने की प्रबल संभावना है। ऐसे न्यूज़ में दे रहा है कि जून लास्ट में, बट हम मानते हैं कि जून लास्ट में अगर किसी भी कारणवश से नहीं होता है तो जुलाई में आपको एग्ज़ाम देखने को अवश्य मिलेगा। तो मुश्किल से मुश्किल आपको 55 से 60 दिन का समय मिलेगा, इसलिए आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अप्रैल बीतने वाला है, मई का 30 दिन और जून का, तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा, कितने दिन आपके पास मिलेंगे टाइम वो आप निर्धारित कर सकते हैं खुद से, इसलिए अभी से आप करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया था। बाद में उनका खराब ये होने की वजह से, देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को। बट
इनका सही नहीं था, क्या बोला जाए, स्वास्थ्य, जिनके कारण मृत्यु हो जाती है। इसके इन्हीं के बाद 11 दिसंबर को 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है। अस्थायी में आ जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को निर्वाचित किया गया, बट अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर पूछेगा तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के थे उन्हीं को अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 के उद्देश्य प्रस्ताव जो पढ़ा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उसी से प्रारंभ हुआ था। अब नेक्स्ट आइए, अब हम लोग कुछ करते हैं। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति कब गठित हुआ? 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और बाकी और 6 लोग थे। तो टोटल कितने थे मेंबर प्रारूप समिति के? तो टोटल मेंबर आपको हम बताए हैं 7 थे, जिसमें देख लीजिए कौन कौन थे। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। एक क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहली बार बंगाल से, अब जब देश ये हो गया था, बंटवारा हो गया था भारत पाकिस्तान का, तब उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। कुछ यही सब समितियां हैं, विभाग हैं, जिनके मंत्री रहा करते थे कार्यकाली परिषद के। जब 1945 में प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का ये हुआ, तो उस समय कैबिनेट मिशन में कौन कौन से, किनको क्या क्या मिला था, इस पे बात कर लीजिए। तो जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था, आसफ अली को रेलवे मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को कृषि विभाग मिला था, खाद्य एवं कृषि, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग मिला था और सूचना प्रसारण, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भी थे और साथ साथ ये कार्य परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष भी थे। यही सब आपको। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनने की संभावना बनती है। पांचों में से कोई एक, ऐसा नहीं कि पांचों के पांचों क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें से कोई एक पूछ लेता है कि श्रम मंत्रालय किनके पास था, मतलब श्रम मंत्री कौन थे। श्रम मतलब समझिए रहे हैं। रेलवे मंत्रालय किनके पास था? तो आसफ अली के पास था। रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। यही सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली खान थे। ऊपर वाले से ही क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप ऊपर वाला को अच्छे से देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उस समय कौन कौन मंत्रिमंडल में थे। तो सबसे पहले रेल मंत्री जॉन मथाई को मिला था। राजेंद्र प्रसाद को वही मंत्री जो कब मिला था, ये 1945 में जो कैबिनेट मिशन में बंटवारा हुआ था मंत्रिमंडल का, उसमें से कुछ लोग का सेम टू सेम मिल गया था। जैसे जवाहरलाल नेहरू को वही विभाग मिल गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को वही विभाग मिल गया था गृह मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को वही मंत्रालय मिल गया था खाद्य एवं कृषि, अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बना दिया गया था। तो ये पूछता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जॉन मथाई सबसे पहले रेल मंत्री और परिवहन मंत्री थे। विधि मंत्री, कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। वित्त मंत्री आर के सन्मुख सेठी थे। यही क्वेश्चन आपसे पूछने का संभावना है। संविधान निर्माण में क्या क्या, कितने समय लगे, कितना खर्च हुआ, वही है। तो आपको याद होगा 7वें क्लास में पढ़ा दिया गया है कि संविधान प्रक्रिया में कुल निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, जिसमें 114 दिन तक बहस हुआ था और कुल 63,96,729 रुपया व्यय हुआ था। उस समय 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। चाय पानी में, ड्राफ्ट बनाने में, कोई सब वगैरह जो भी है, हम मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चाय पी गया था सब। 63-64 लाख का जो भी खर्च हुआ था ये सब है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब उसमें से कुल 22 भाषा, 395 अनुच्छेद, कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, जो वर्तमान समय में
22 भाग 395 अनुच्छेद, ये 395 नहीं है, ये पार हो गया है, और 12 अनुसूचियां हैं। कितने थे पहले? तो 22 भाग थे। अब कितने भाग हैं? अभी भी 22 भाग हैं। अनुच्छेद पहले 395 थे, अभी अनुच्छेद प्रेजेंट टाइम में 400 शायद 95 के आसपास है कि 490 के आसपास है या 65 है। एक क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, देख लीजिए टोटल अनुच्छेद कितने हैं। और अनुसूचियां पहले 8 थी, अब 12 हो गई है। यही क्वेश्चन पूछती है, अनुसूची से ही क्वेश्चन पूछती है कि मूल संविधान में कितने थे, तो 8 थे, वर्तमान में कितने हैं, तो 12 है, क्योंकि भाग तो 22 था तो अभी भी 22 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेदों में ये सब अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, बाकी इसके बाद जो भी है बचा हुआ वो सब 26 नवंबर 1949 को ही लागू करके दिया गया था। 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव, सबसे पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में हुआ। नई संसद का निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। प्रथम राष्ट्रपति उनको राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया संविधान सभा के द्वारा। यही सब क्वेश्चन आपको पूछता है। अब देखिए संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य में, जिनमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, जिसमें 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया। तो आप ये बताइए कि राष्ट्रगान कितने सेकंड में, कितने समय के अंदर गायन किया जाता है राष्ट्रगान का, और राष्ट्रगीत का कितने समय में गायन किया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है और राष्ट्रगीत कितने समय में गाया जाता है। क्वेश्चन हम कमेंट बॉक्स में आपसे उम्मीद करते हैं कि आप करिएगा। कब गायन को? तो 24 जनवरी को राष्ट्रगान को और 26 जनवरी को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। यही सब आपको पूरा बेसिक था, पढ़ लिया गया। ये प्रस्तावना है जिसको संविधान की कुंजी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मुख्य बात जो है वो पढ़ लिया जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हैं, हुए भी कानून तौर पर इसका भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं, मतलब जनता है। केंद्र बिंदु की कौन है? तो भारत के जनता है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग, जो भी है भारत के लिए सब जो भी है प्रभुत्व का उद्घोष करते हैं, ये सब जो भी प्रस्तावना है लिखित है। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। निर्णय यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया, यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना को अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हमें अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। बेरूबाड़ी यूनियन वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। ये सब है थोड़ा थोड़ा टर्म। इसमें मेन टर्म यहाँ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी द्वारा। इनमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तीनों शब्द कब जोड़े गए हैं? कैमें संशोधन में जोड़े गए हैं, तो 42वें संविधान संशोधन में। कब? 1976 में। ये तीनों शब्द को याद रखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय की बात किया गया है। कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया है? तो 3 प्रकार। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात प्रस्तावना में किया जाता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। ये 5 स्वतंत्रता की बात किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया करता है। डीप क्वेश्चन अगर बनते हैं तो ऐसे ही पूछते हैं। 4 में से इसमें से दे देगा 4 गो और बोलेगा कि इनमें से कोई एक अलग दे देगा। जैसे कोई अलग एक क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन से 5 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान में निहित है। तो इनमें से जो नहीं रहेगा उसको आप चुन लीजिएगा। 2 प्रकार की समानता की बात किया गया है। कौन कौन से मानता है? प्रतिष्ठा और अवसर। न्याय कौन कौन सा है?
तो न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, ये सब स्वतंत्रता हमारा प्रस्तावना देता है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। एक क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे इंडिया का है, जो इस चीज का अवधारणा, लिखने की अवधारणा हमारे देश ने फ्रांस देश से लिया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। विदित हो कि आप लोग, हम लोग इधर भी पढ़ लिए हैं, ये सब देख लिए हैं। एक बार आपको हम अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उससे हम लोग PDF जो हम बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, उससे बात करते हैं। बहुत ही बेटर PDF आपके लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि कम कंटेंट में, कम बुक में, कम संसाधन में आप कैसे एग्जाम को निकाल सकें। आपको हमें शॉर्ट, जो भी हम लॉन्ग पढ़ाते चले, वो सब हम शॉर्ट में अब मात्र 2 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। इसको इसीलिए बनाया है ताकि आप रिवीजन करने में आपको दिक्कत किसी भी तरह से ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, ये 2 चीज़ है जो जिसमें डिफरेंस क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स स्ट्रक्चर होता है, पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल, ये सब फिक्स है। ये स्टेबिलिटी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेबिलिटी होता है, बट पॉलिटी में चेंजेबल होता है। पॉलिटी मतलब राजनीति और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, यही दोनों में अंतर है, थोड़ा सा देख लीजिए आप। कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और लेकिन पॉलिटी क्या होता है? ये जुडिशियरी के द्वारा जो न्याय मिलता है उसमें चेंजेस जो आता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाए? पॉलिटी को चेंजेबल बोल दिया जाता है। लेकिन संविधान चेंजेबल नहीं है, वो स्टेबल है। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम लोग देखेंगे संविधान हमारा 3 भाग में बटा हुआ है, जिसके 3 भाग हैं। पहला कार्यपालिका, पहला क्या है? कार्यपालिका। दूसरा विधायिका या विधानमंडल। तीसरा न्यायपालिका। तो कार्यपालिका में क्या क्या हो जाएगा? संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। विधायिका में जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, जो कानून बनाते हैं, जैसे संघ का विधानमंडल, विधायिका विधानमंडल हो गया, राज्य का विधानमंडल। और न्यायपालिका में क्या हो जाएगा? तो देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जो सबसे पहले कहाँ बना था? 1774 में कलकत्ता में बना था। उसके प्रथम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए हैं, अभी जस्ट पीछे पढ़ाए हैं, नहीं याद है तो सब देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, सब क्वेश्चन भी आई है। तो एक भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हायर कोर्ट है, जिसको उच्चतम कोर्ट भी बोला जाता है, सर्वोच्च न्यायालय भी बोला जाता है हिंदी में। और प्रत्येक राज्यों में या कुछ राज्यों के कंबाइंड हाई कोर्ट हैं। तो टोटल अभी हाई कोर्ट की संख्या भारत में कितने हैं? एक क्वेश्चन है, ये भी बनते हैं कि टोटल अभी प्रेजेंट में, करंट से पूछ लिया जाएगा, तो टोटल हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं। लेकिन 28 हमारे राज्य हैं, तो बोलिए कि 25 राज्य हैं, सॉरी 28 राज्य हैं, 25 हैं, तो कुछ राज्यों को कंबाइंड हाई कोर्ट है। अब देखिए थोड़ा सा ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप लोग देखते होंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या क्या मैटर जाएगा? तो जो भी सिविल कोर्ट होगा, सिविल कोर्ट और क्राइम कोर्ट, ये दोनों को मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनता है। सिविल कोर्ट क्राइम कोर्ट में अगर क्या बोल दिया जाए, रिवेन्यू अगर जोड़ दिया जाए तो ये लोअर कोर्ट बन जाता है। यही सब आप थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट के बारे में जान लीजिए। इसी से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो मांग हुआ था, ये सब आपको बता ही दिए गए। लेकिन क्वेश्चन जहाँ से पूछते हैं वो चीज़ को हम सेलेक्ट करके लाए हैं आपके सामने, इसलिए आप देख लीजिए कौन सा चीज़ कहाँ से पूछता है। तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। यही क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। महात्मा गांधी कब किए थे? तो 1922 में। सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज के लिए बात किए थे। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने किए थे, पंडित मोतीलाल नेहरू ने। और 1934 में एम.एन. राय ने मांग किया था। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की थी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बात हम लोग कर लेते हैं। इसका तो हम लोग जिक्र बहुत डिटेल में वीडियो एक डाल दिया गया है हिस्ट्री का, जितने भी कांग्रेस का अधिवेशन से रिलेटेड है, जो भी क्वेश्चन बनते हैं कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, एक बहुत अच्छा वीडियो प्रिपेयर किया गया है आधा घंटे का, उसको आप जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा।
लेकिन थोड़ा सा संविधान में आईएनसी उस समय से था, इसलिए थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। 1885 में इसको ए ह्यूम के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। लॉर्ड डफरिन उस समय ये थे। लॉर्ड डफरिन ने ए ह्यूम को भारत में चालाकी से विश्वास जीतने के लिए भारत की कूटनीति के तौर पे इनको भेजा था, जाइए वहाँ को समझिए और वहाँ पे आईएनसी का गठन करके वहाँ के जो विद्रोहकारी हैं उन लोग को पोट लीजिए अपने तरफ। लेकिन ऐसा थोड़ी थे, हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले भारतीय होते हैं। तो क्या हो गया, आईएनसी हमारे लिए बहुत बड़ा स्वतंत्रता में योगदान के तौर पे, एक संगठन के तौर पे काम किया। लेकिन भेजा गया था डफरिन के द्वारा, लॉर्ड डफरिन के द्वारा, कि जा करके आप ए ह्यूम साहब जा करके आप कुछ लोगों को अपने ओर आकर्षित कीजिए कि हाँ हम आपको ये चीज़ लोभ देंगे, लोभ दीजिए, उनको संगठित कीजिए और उनको दबा दीजिए। लेकिन भारतीय एकजुट रहें और दब नहीं सके। और आईएनसी का जो गठन हुआ वो फिर लास्ट में यही निर्णय निकलता है कि आईएनसी एक संगठन के तौर पे काम किया और इससे लोग जुड़े रहे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, और यही हमारा स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान साबित किया था। चलिए, तो फर्स्ट चेयरमैन की बात किया जाए तो फर्स्ट भारतीय इंडियन चेयरमैन अगर आईएनसी के जो हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो बिमलेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिनको बोला जाता है। अब आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक घोषणा किए थे, संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होंगे। घोषणा कब हुआ था? 1938 में। ठीक है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। फिर 1942 में लॉर्ड क्रिप्स ने, ब्रिटिश सरकार जो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उस समय के, वे इंडिया भेजे गए हैं विश्वास दिलवाने के लिए अब उन्हें आज़ाद किया जाएगा। लेकिन इंडियन इसका चाल जान गए, अंधविश्वास का और जमकर विरोध हुआ और हर जगह ये इंसल्ट होकर के भाग गए। कौन? लॉर्ड क्रिप्स उस समय से इंग्लैंड से आए थे, जो उस समय के वित्त मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे ब्रिटिश सरकार में। कैबिनेट मिशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट 1946 में भारत भेजा, जिसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, जिसमें मुख्य सदस्य पैथिक लॉरेंस को जाना जाता है, और एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों उनके मेंबर थे। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट कब आया? तो 16 मई 1946 के। क्वेश्चन जो डायरेक्ट बनते हैं वही आपको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। कैबिनेट मिशन रिपोर्ट कब आया? तो 16 मई 1946 को। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या उस समय कितनी थी? 389 थी। 389 में 296 इलेक्टेड हुए थे, 93 नॉमिनेटेड हुए थे, मनोनीत हुए थे। तो 296 में कितने सीट पे चुनाव हुआ, कौन कौन जीते थे? तो 296 सीट पे चुनाव हुआ, 292 ब्रिटिश प्रांत से हुए, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से हुए, 93 लोग मनोनीत हुए। चलिए, ब्रिटिश कमिश्नरी कौन कौन थे? तो सबसे पहला ब्रिटिश कमिश्नरी दिल्ली था, सेकंड अजमेर मारवाड़, थर्ड बलूचिस्तान और चौथा कुर्ग कर्नाटक में था। तो ब्रिटिश कमिश्नरी बनाए जाते थे, जो 4 थे वो निम्न में से ये हैं। पहला दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग। नेक्स्ट चलिए, जो चुनाव हुआ 1946 में अंतरिम सरकार के तौर पे, उसमें जनरल को 213 मत मिले, जिसमें 208 कांग्रेस के, मुस्लिम को 79 और सिख को 4। चलिए, ये सब तो हम बता ही दिए हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जुलाई 1946 में हुआ, जो इनडायरेक्ट मताधिकार हुआ। वोटिंग प्रोसीजर क्या होता था? पब्लिक एमएलए को चुनते थे, एमएलए मेंबर ऑफ राज्यसभा को चुनते हैं। जो मेंबर ऑफ राज्यसभा का चुनाव अगर बोला जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुनाव जनता डायरेक्टली रूप से, प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। पूछेगा क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार का होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, ऐसे करके देगा क्वेश्चन। तो आप क्या ऑप्शन मारिएगा? अप्रत्यक्ष रूप से। तो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट, ये सब वही है। कितने पर जनसंख्या होना चाहिए? 10 लाख पर एक मेंबर होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। संविधान सभा की बैठक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के, जिसके टेम्पररी चेयरमैन कौन थे? अस्थायी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा थे।
दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 के होते हैं, जिसमें परमानेंट चेयरमैन मतलब अस्थाई चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है और वाइस चेयरमैन एच.सी. मुखर्जी को चुना जाता है। मतलब उप अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। परमानेंट एडवाइजर संविधान सभा के सलाहकार के रूप में किसे चुना जाता है? तो बी.एन. राव को, बेनेगल नाथ राव को। बी.एन. राव का फुल फॉर्म क्या है? बेनेगल नाथ राव, ये याद कर लीजिएगा। एच.सी. मुखर्जी को वाइस चेयरमैन, राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई चेयरमैन, अस्थाई अध्यक्ष। ये सब देख लीजिए आप क्वेश्चन एक बार, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। बहुत अच्छा भी टॉपिक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा है, ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा इसको फास्ट देखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रिपेयर मतलब पंडित जवाहरलाल ने तैयार किया था, उसी दिन किया गया, जो भारतीय संविधान की नींव थी। भारतीय संविधान की नींव उद्देश्य प्रस्ताव को कहा जाता है। उस समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हुआ करते थे। लॉर्ड वेबल की जगह न्यू गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना दिए गए, जो मार्च 1947 में बना, जो 3 जून 1947 को रिपोर्ट दिया, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिनको वन मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा गांधी को बोला। हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन दोनों से रिपोर्ट पर सिग्नेचर करवा लिया और 18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंट एक्ट पारित हो गया। 18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंट एक्ट पारित हुआ। ये सब डीप वाले क्वेश्चन है, आपसे नहीं पूछ सकता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। तो ये दोनों में अंतर क्या है? दोनों को एक ही साथ स्वतंत्रता मिली, लेकिन एक को 14 एक को 15। तो 2 डेट होने का रीजन है भौगोलिक कारण के चलते मानक समय में 30 मिनट का अंतर होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश से, भारत में ही देखिए ना, अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय होता है रिस्पेक्ट टू गुजरात। क्यों? क्योंकि एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। तो भौगोलिक स्थिति जब हम पढ़ाए थे तो ये भी बताए थे कि टोटल 30 देशांतर का अंतर है ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो 30 देशांतर का मतलब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 30 चौके 120 मिनट। 120 मिनट को अगर हम 60 मिनट से भाग दे देंगे तो 60 दूनी के 120, 2 घंटे का अंतर हो जाता है सूर्योदय में तो समय में। वही चीज़ है यहाँ भी, जो पाकिस्तान है हम लोग से पश्चिम में है, तो पश्चिम में है तो क्या होगा? समय का अंतराल बढ़ जाएगा। तो वहाँ 14 अगस्त था और यहाँ 15 अगस्त था, इसलिए इस 2 डेट का यही रीजन है। भारत पाक विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, क्योंकि पाक कितना थे? 87 मेंबर पाक में चले गए थे। टोटल 386 थे, 386 में से 299 भारत में बचा, तो पाकिस्तान में मेंबर कितने हो गए? 87। समिति जो कुछ हैं वो जो हम आपको बताए हैं वही है, जो क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया करता है, उसी में से लिया गया है। चेयरमैन B.R. अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के, बाकी जो 7 लोग थे उसमें से ये सब है। प्रारूप समिति पहली बार भारतीय संविधान के प्रारूप को फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था, दूसरी बार अक्टूबर 1948 में। फर्स्ट सेशन 4 नवंबर 1948 को, 15 नवंबर 1948 को दूसरा और 14 नवंबर 1949 को तीसरा। उसके बाद ही तीसरा के बाद ही 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था। संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ था, इसलिए संविधान दिवस के तौर पे 26 नवंबर को जाना जाता है। अभी भी संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। ठीक है ना? ये सब आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब करवा दिए हैं। पूर्णतः रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यही सब देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट है ये हम शॉर्ट में आपके लिए बना करके लाए थे, जो पूरे अच्छे तरीक़ा से प्रिपेयर किया गया है मेरे द्वारा। सारा हो गया कंप्लीट। अब यहीं पे वीडियो को
समाप्त करते हैं। अच्छे से रिवीजन कीजिए। आज के टेस्ट में आपको इसी से क्वेश्चन मिलेंगे, 30 से 35 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे, ताकि आपका जो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और सारे क्वेश्चन बीपीएससी के पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्विज में। तो आप एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कीजिए। जो क्वेश्चन आपसे गलती होता है उसको आप क्विज के क्वेश्चन को भी लिखिए, और यहाँ वाला जो भी क्वेश्चन बताया जाता है उसको भी आप नोट डाउन कीजिए। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। और बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, खिलवाड़ नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि 1,80,000 पोस्ट है, तो आप देखिएगा कि इसमें से 50% सीट खाली रह जाएगा। जो हाल प्रधानाध्यापक का हुआ था कि मात्र 423 लोग पहले बार में पास हुए थे, वही हाल परमानेंट टीचर का होगा। वही लोग पास करेंगे जो विधिवत रूप से तैयारी करेंगे। तो आप उस तैयारी में, आप उस सिलेक्शन में आप अपना यह एक नाम शामिल करना चाहते हैं तो अभी से आप लग जाइए। अच्छे से तैयारी मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। पेड कोर्स में आप अच्छे से जुड़ जाइएगा तो आपको हर तरीक़ा से पीडीएफ, नोट, क्विज सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तब तक फ्री में मिलेगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। इसलिए आप जुड़ जाइए। पेड क्लास बहुत ही मिनिमम फी में है। जो आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जाइएगा तो आपको 1 महीना में लेगा फीस, उतने फी में हम आपका पूरा तैयारी करवा दे रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। अच्छे से तैयारी का यहाँ पे बहुत अच्छा तैयारी करवाया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक कर दे, और पेड कोर्स में जल्दी से जुड़ जाए। चलिए वीडियो को समाप्त किया जाता है। थैंक यू।